अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना जो है पहला लेक्चर बिजनेस लॉ का उसका आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। आज हमारा इसका पहला लेक्चर है। तो पहला लेक्चर है तो मैं बता दूं कि हमारा जो पैटर्न होगा लेक्चर्स का वो किस तरह से होगा। सबसे पहले हम डिस्कशन किया करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरे लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं। जिस तरह के आज के लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, टॉपिक्स को कवर सबसे पहले हम जो है वो ग्रिड पे बात करेंगे। बिजनेस लॉ की ग्रिड। ग्रिड बेसिकली होता है कि जो बिजनेस लॉ का आपका सिलेबस है उसको कुछ हिस्सों में तकसीम किया जाता है आई कैप की तरफ से, और उन मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ जो है वो वेटेज एलोकेट की जाती है कि इस हिस्से से हम इतना पेपर पूछेंगे, इस हिस्से से हम इतना पेपर पूछेंगे। और मोस्टली आई कैप जो है अपनी ग्रिड को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा होता है। इस वजह से ग्रिड को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी हम बात करेंगे थोड़ी सी पेपर पैटर्न के बारे में, ताकि हमें पता तो हो ना कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हमने किस तरह से अप्लाई करना है, वो किस तरह से पूछा जाएगा, उसका फाइनल आउटकम क्या होगा जो हम इन जो है वो लेक्चर्स में सीखेंगे, इस बुक से सीखेंगे। उसका आखिर में हमने फाइनल आउटकम किस सूरत में जो है वो देना है। इसलिए थोड़ी सी डिस्कशन हम आज पेपर पैटर्न पे करेंगे। फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा आप लोगों के साथ थ्रू आउट द लेक्चर्स हमारा मेन फोकस क्या होगा, मैथडोलॉजी के बारे में कि किस तरीके से जो है वो हम सिलेबस को कवर करेंगे, और जब हम सिलेबस कवर कर रहे होंगे, कोई टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, उनमें हमारा मेन फोकस किन किन चीज़ों पे होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 1 का। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बेसिकली आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो चूँकि आप देख रहे हैं ये इंट्रोडक्शन बेसिस पे है। हम सिर्फ आज अपने सिलेबस से जो है वो इंट्रोड्यूस होंगे। हमारा सिलेबस किस तरह का है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमने किन चीज़ों पे फोकस करना है, किस तरह से हमने अपने जो है वो सब्जेक्ट को लेके आगे चलना है, मेन जो हमारा फोकस है इस चीज़ पे होगा। उसके बाद लास्ट में हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की, हमारा लेक्चर का तरीका ये होगा। सबसे पहले मैं आपको बताया करूँगा कि हमने अपने आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड पास्ट पेपर में आपके आई कैप की क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सब को हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। सेपरेटली मैं उन क्वेश्चंस को जो है वो निकाल के रखूँगा आप लोगों के लिए, और हम क्लास में उसको डिस्कस कर जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से आता है कि सर हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे। हम आई कैप स्टडी टेक्स्ट को फॉलो कर रहे होंगे। तो बगैर किसी देरी के हम बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। क्योंकि पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई हमने जो पढ़नी है वो है ग्रिड। ये ग्रिड किसी की अपनी तरफ से नहीं होती, ये आई कैप की तरफ से है। आई कैप ने आपके सिलेबस को 4 ग्रिड्स में तकसीम किया है। ग्रिड ए इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ग्रिड बी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एसेंशियल्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो आपका जो है वो मेन पार्ट है सिलेबस का, जिसकी वजह से इसमें तकरीबन 8 चैप्टर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के शामिल हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। तो इसलिए इस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है, एक ग्रिड बी है और एक ग्रिड सी है। जो ग्रिड बी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स हैं, ग्रिड सी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो है वो परफॉर्मेंस है। बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स रह जाते हैं इसके अलावा उन सबको ग्रिड डी में डाला गया है। हम इन सब ग्रिड्स को बारी बारी अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ग्रिड ए की तरफ। ग्रिड ए में आपका जो है 5 to 8 मार्क्स का पेपर आना है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर नंबर 1 शामिल है। चैप्टर नंबर 1 शामिल है। इसे हम सबसे छोटी ग्रिड भी कह सकते हैं। 5 से 8 नंबर का पेपर आप सिर्फ एक चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करके सिक्योर कर सकते हैं। सिर्फ एक चैप्टर आपको 5 से 8 नंबर दे सकता है।
और इसमें जो टेस्टिंग है वो लेवल 1 की है। अब यहाँ पे बात आती है, सर ये टेस्टिंग लेवल 1 का क्या मतलब है? देखें, आई कैप के पेपर्स में मोस्टली 3 तरह की टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग लेवल 1, टेस्टिंग लेवल 2 और टेस्टिंग लेवल 3। जो टेस्टिंग लेवल 1 है ना, उसमें मैक्सिमम पर टॉपिक 8 मार्क्स का जो पेपर है वो पूछा जा सकता है। मैक्सिमम 8 मार्क्स का पर टॉपिक पेपर पूछा जा सकता है। ये टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब है कि मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स तक का जो पेपर है वो पर टॉपिक आपसे टेस्ट हो सकता है, यानी एक टॉपिक से आपसे वो 20 नंबर तक का पेपर पूछ सकता है। तो टेस्टिंग लेवल 3 जो है वो 20 से ज़्यादा का, लेकिन टेस्टिंग लेवल 3 आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। हमारे जितना सिलेबस है वहाँ तक सिर्फ 2 टेस्टिंग के लेवल जो हैं वो डिस्कस हो रहे होते हैं। एक टेस्टिंग लेवल 1 होता है और दूसरा टेस्टिंग लेवल 2 होता है। तो ग्रेड ए में जो है वो टेस्टिंग लेवल 1 है, यानी ऑब्वियस सी बात है यार, 5 से 8 मार्क्स का अगर पेपर वो आ रहा है आपके चैप्टर नंबर 1 से, ग्रेड ए से, तो पर टॉपिक वो मैक्सिमम 8 मार्क्स का ही पूछ रहा होगा। इस वजह से इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो 1 है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेड बी की। अब आप ये ज़हन में रखिएगा, आपने सिर्फ एक चैप्टर करके 5 से 8 मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए, अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया। और ये जो पहला चैप्टर है ना, सारा का सारा क्रैमिंग बेस है, बहुत ही कम है यहाँ से कोई केस स्टडी है। मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाना है और आपने इसको याद कर लेना है और पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाना है और आपने लिख देना है और आपके 5 से 8 मार्क्स आ गए। जैसे जैसे हम ये चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, आस्ता आस्ता हम ये भी डिस्कशन करते रहेंगे कि इस टॉपिक से केस स्टडी आएगी, इस टॉपिक से किस तरह का एमसीक्यूज आएगा, या इस टॉपिक से सिर्फ क्रैमिंग वाला रट्टे वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ये भी साथ साथ हम चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद ग्रेड बी है। जो ग्रेड बी है वो है 20 से 25 मार्क्स का पेपर, और इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो है चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5। देखिए, आप अगर पहले 5 चैप्टर कर लेते हैं तो आप एवरेज 30 मार्क्स का पेपर कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले 5 चैप्टर से। और इंतहाई आसान चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 जो है वो पूरा क्रैमिंग वाला है। चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 इनमें मोस्टली केस स्टडीज़ जो है वो बन रही होती हैं, लेकिन आसान केस स्टडीज़ बन रही होती हैं। केस स्टडीज़ को सोल्व किस तरह से करना है ये भी हमारी अलग जो है वो डिस्कशन में शामिल होगा। जैसे ही हम चैप्टर 2 पे पहुंचेंगे, एक स्पेशल लेक्चर का मैं हिस्सा एलोकेट करूंगा, हाउ टू सोल्व केस स्टडीज़, ताकि हम जब स्टार्ट कर रहे होंगे स्टडीज़ तभी से हमें पता हो। क्योंकि आखिर तक जो है ना वो बच्चों को मसला रहता है, केस स्टडीज़ किस तरह से सोल्व करनी है, केस स्टडीज़ नहीं सही तरह सोल्व हो रही, नंबर नहीं आ रहे। तो केस स्टडीज़ पे हम स्पेशल जो है वो अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। ग्रेड बी जो है वो 20 से 25 मार्क्स की है। इसमें जो है वो तकरीबन 4 चैप्टर्स शामिल हैं और टेस्टिंग लेवल इसमें 2 है, यानी कि मैक्सिमम वो 20 मार्क्स तक का पर टॉपिक पेपर वो पूछ सकता है। अब अगर 5 चैप्टर ये आपके तैयार हो जाते हैं अच्छी तरह से, तो मैक्सिमम आप एवरेज जो है वो 30 नंबर का पेपर आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। ये है ग्रेड ए और ग्रेड बी। हम सबसे पहले ग्रेड ए कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ग्रेड बी की तरफ मूव कर जाएंगे। हम इसी तरह चलेंगे, जो आई कैप का चैप्टर का सीक्वेंस है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इस तरह से हम चल रहे होंगे। उसके बाद तीसरी ग्रेड सी, 25 से 30 मार्क्स का इसमें पेपर आया होगा। और गालिबन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बाकी चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, ये 5 चैप्टर्स इसमें शामिल होंगे। इन चैप्टर्स में भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो, ज़्यादातर पार्ट जो है वो केस स्टडी वाला है, समझने वाली चीज़ें हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करते हैं और फिर खुद से आंसर को केस स्टडी में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और जो पहले 4 चैप्टर हैं ना, 6, 7, 8, 9, इनमें जो है वो टेस्टिंग लेवल 2 है, लेकिन जो चैप्टर 10 है उसमें टेस्टिंग लेवल 1 ही है। टेस्टिंग लेवल 1 और 2 मुझे नहीं लगता मज़ीद आपको बताने की ज़रूरत है टेस्टिंग लेवल 1 और 2 क्या होता है। इसके अलावा मैंने ग्रेड ए और बी के साथ जो है वो लिखा भी हुआ है, साथ मेंशन भी किया हुआ है। ये जो स्लाइड्स हैं इनका आपको लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी SCA लर्निंग की वेबसाइट से। आप इन स्लाइड्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी ग्रिड है वो है ग्रिड डी। ग्रिड डी क्योंकि बड़ी थी थोड़ी, इसमें 8 चैप्टर्स शामिल थे, तो इसको थोड़ा सा और मैंने जो है ना वो डिवाइड करने की कोशिश की है। ग्रिड डी का पहला हिस्सा जो मैंने बनाया है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। इन 3 चैप्टर्स में से ना 10 से 15 मार्क्स का आपका पेपर आता है और टेस्टिंग लेवल जो है इसमें 2 की हो सकती है। 10 से 15 मार्क्स का पार्टनरशिप का पेपर आता है और हो सकता है वो 10 से 15 मार्क्स का एक ही टॉपिक से पूछ रहा हो। अच्छा, इनमें इन जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें मज़े की बात ये है, तीनों चैप्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा भी हो सकता है वो एक ही क्वेश्चन बनाए और उस क्वेश्चन में तीनों चैप्टर्स के कंसेप्ट जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं, इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये पढ़ने में आपको जो है ना वो बहुत मज़ा आने वाला है। पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद ग्रिड डी को जो मैंने नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड किया है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स आपके शामिल हैं, चैप्टर 14 और चैप्टर 15, और इसमें जो मार्क्स हैं वो हैं 5 to 12 और टेस्टिंग लेवल आपकी जो है वो 1 की है, यानी मैक्सिमम वो मोस्टली पर चैप्टर मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पेपर पूछ रहा होता है। ग्रिड डी का लास्ट पार्ट है चैप्टर जो है आपके लास्ट 3 चैप्टर्स जो कि गालिबन मार्च 22 के अटैम्प्ट में आपके सिलेबस का हिस्सा बने हैं। इससे पहले ये चैप्टर्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। ये चैप्टर्स हैं चैप्टर 16, 17 और 18, और एग्जामिनर के मुताबिक ये 20 से 25 मार्क्स का जो है इसका टेस्टिंग लेवल है और टेस्टिंग लेवल जो है उसका 2 है। पिछली 2 अटैम्प्ट से वो लगातार 13 मार्क्स का पेपर जो है ना इन 3 चैप्टर से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें केस स्टडी आ ही नहीं सकती, इसको बस आपने याद करना है। 13 मार्क्स का पेपर जो है लास्ट 2 अटैम्प्ट से वो पूछ रहा है थ्योरी वाले पार्ट में। एमसीक्यूज वाले पार्ट में भी 1-2 एमसीक्यूज डाल के उसे तकरीबन 20 के करीब का बना लेते हैं। तो 13 मार्क्स का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो थ्योरी पूछ ही रहा है 2 अटैम्प्ट्स में, जब से ये टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा बना है। तो इस लिहाज से ये 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें हमने ग्रिड से क्या हिसाब लगाया। जो मेन क्रैमिंग वाले चैप्टर है ना, रट्टे वाले चैप्टर 1, चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 18, ये 4 चैप्टर जो हैं ये हमारे रट्टे वाले चैप्टर हैं। बाकी सारे चैप्टर्स जो है ना वो उनमें मिक्स चीज़ें हैं, मोस्टली केस स्टडीज़ हैं और जो है वो क्रैमिंग वाली चीज़ भी है। आपकी केस स्टडी ना आपकी क्रैमिंग पे भी बेस करती है। अगर चीज़ आपको याद होगी ना, आपको प्रोविजन याद होगी, तो आप उतनी आसानी से जो है वो केस स्टडी सॉल्व कर पाएंगे। ये बात की बातें फिल वक्त आपको समझाने का मकसद ये था ग्रिड आप लोगों के जहन में बैठ जाए। आप ग्रिड देख लें, जैसे ही हम कोई चैप्टर स्टार्ट करें आपके जहन में हो ये चैप्टर फुल ग्रिड का है, इस चैप्टर में से इस ग्रिड में से इतने मार्क्स का पेपर जो है वो आने वाला है। उस लिहाज से आप उसको फोकस होकर चैप्टर को जो है वो तैयार करें। ये तो बात हो गई ग्रिड्स की, ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम ज़रा पेपर पैटर्न पे भी कर लेते हैं कि पेपर होगा क्या भी लाभ, ठीक है। सबसे पहले इसका जो पेपर होगा ना 11 क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होगा और जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। ज़रूरी नहीं कि 15 के 15 एमसीक्यूज हों, वो 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। 13 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, कोई 1.5 नंबर का एमसीक्यूज, कोई 2 नंबर का एमसीक्यूज। एग्जामिनर की मर्जी है, चाहे वो सारे 1-1 नंबर के एमसीक्यूज देके 15 एमसीक्यूज दे दे, ठीक है। चाहे वो 2-2 नंबर के एमसीक्यूज दे के कोई 7-8 कर दे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन मार्क्स जो एलोकेट हुए हैं एमसीक्यूज को वो हुए हैं 15। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका हमेशा एमसीक्यूज का क्वेश्चन होगा, ठीक हो गया। अब मेरी बात सुने, एमसीक्यूज जो होते हैं ना, जब आप इसको सोल्व करते हैं एमसीक्यूज को अपनी आंसर शीट पे लेके जाते हैं तो पूरा का पूरा ऑप्शन जो है ना वो लिखना ज़रूरी नहीं होता। कई बच्चे जो है वो एमसीक्यूज करते हुए मेरे पास टेस्ट देते हुए, हमारा टेस्ट सेशन जो है ऐसी लर्निंग का वो देते हुए इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, पूछते हैं कि ये पूरा जो है वो ऑप्शन, इतना लंबा ऑप्शन होता है, वो 2-3 लाइंस का ऑप्शन होता है, वो उसी पे जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। सिर्फ आप जो है वो ऑप्शन का मार्क लिखें, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, मोर देन इनफ है। आपको उसके पूरे नंबर दिए जाएंगे अगर वो ठीक लिखा हुआ है। तो पूरा ऑप्शन लिखने की ज़रूरत जो है वो एग्ज़ाम में नहीं होती है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन ये हो गया, बाकी टोटल 10 क्वेश्चन रह गए 11 क्वेश्चन से। बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो 85 मार्क्स के होंगे। आपके सारा थ्योरी होगा, केस स्टडीज़ होंगी, आपकी जो है वो क्रैमिंग वाला पोर्शन होगा, सेपरेट नहीं किया हुआ होगा। सारा पेपर जो है वो इसी तरह से आपका मिक्स ही होगा। ये नहीं होगा कि क्रैमिंग वाला पोर्शन ज़्यादा है, केस स्टडीज वाला पोर्शन ज़्यादा है। सारे क्वेश्चंस होंगे ये 10 के 10 क्वेश्चंस। इनमें ही क्रैमिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, इनमें ही केस स्टडीज़ होंगी, जो कि हम सिलेबस सारा अपना कवर करेंगे। उसमें से ही हम इनको देख रहे होंगे कि किस तरह से हमने इन चीज़ों को टैकल करना है। इसके बाद आपके पेपर में आपको पता है 3.25 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है और 3 आवर्स जो हैं वो आप लिखने के लिए आपको टाइम एलोकेट किया जाता है। इन 15 मिनट्स में क्या करना है, इन 3 आवर्स में क्या करना है, किस तरह की हमने स्ट्रेटजी बनानी है। हमने जब पेपर देने के लिए जाना है, हाल में बैठना है, अभी आपके हाथ में पेपर नहीं आया, तब हमने क्या करना है, ये सारी डिटेल्ड डिस्कशन हमारी आखिरी लेक्चर जो हमारा होगा ना एग्ज़ाम टेक्निक्स के नाम से इंशाल्लाह, उसमें तफसील से इस पर डिस्कशन करेंगे। जब हम सिलेबस कवर कर चुके होंगे, हम फाइनल स्ट्रेटजी बना रहे होंगे अपने पेपर के लिए कि अब हमने पेपर सॉल्व करना है और अब हमने इसको पास करना है, किस तरीके से करना है, इस सब चीज़ों को हम जो है वो अपने लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर पैटर्न था। 11 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन MCQs होगा, बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे थ्योरेटिकल होंगे। 3.25 घंटे का आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं मेन फोकस। हमारा लेक्चर्स के दौरान मेन फोकस क्या होगा? हमारा जो लेक्चर्स के दौरान मेन फोकस होगा ना, वो होगा जो टॉपिक हम रिस्पेक्टिव टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, इसको एग्ज़ाम में किस तरह से टैकल करना है, एग्ज़ाम में इस टॉपिक के साथ क्या सलूक करना है। फ़र्ज़ करें एक टॉपिक हमने पढ़ा लॉ का, ठीक है, लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ लिया जी। इस लॉ की डेफिनेशन में से क्या कोई MCQs आ सकता है, या यहाँ से कोई केस स्टडी आ सकती है, क्या यहाँ से जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है? अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे, कितना लिखना है, ये सब चीज़ें हर टॉपिक के साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे। बेसिकली जब हम अपना टॉपिक कवर कर रहे होंगे, उसके बाद जब हम पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो हर टॉपिक के साथ उसके करेंगे ना, तो वैसे ही हमें ज़्यादा आइडिया हो रहा होगा कि इस टॉपिक में से किस तरह का वो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो अल्टीमेटली हम ये खुद ही जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरह से इस रिस्पेक्टिव टॉपिक को एग्ज़ाम में हमने टैकल करना है। उसके बाद हम हर टॉपिक के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके, चाहे वो ICAP सही टेक्स्ट है आपका, चाहे वो ICAP का आपका क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो पास पेपर के क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन जो हैं वो हर टॉपिक के साथ ही देख रहे होंगे। इससे हमें जो है प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। मेन फोकस हमारा केस स्टडीज़ पे होगा। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है केस स्टडी को सोल्व करने में, तो केस स्टडीज़ पे हम स्पेशल डिस्कशन किया करेंगे। जब भी कोई पास पेपर का केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, हम उसको स्पेशली डिस्कस किया करेंगे। जब भी कोई टॉपिक्स आएंगे केस स्टडीज वाले, हम स्पेशल उस पर सेशन रखेंगे कि केस स्टडी को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से सोल्व करना है। क्रैमिंग वाले क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है यार। आपको पता चल गया कि आपने ये चीज़ लिखनी है जी, ये लिख दो, लॉ की डेफिनेशन लिख दो। आपने सबने पढ़ी हुई है अपने बुक में लॉ की डेफिनेशन, आपने लिखना नहीं है लॉ की डेफिनेशन। लेकिन मज़ा तब आता है जब एग्जामिनर आप केस स्टडी में आगे देते हैं, आपने ही सोचना होता है कि यार ये पूछ क्या रहा है, वो किस तरह से आपने सोचना है और उस सोच को किस तरह से अल्फाज में ढालना है। इस पर हम स्पेशल सेशन रखेंगे केस स्टडीज़ के हवाले से। तो ये हमारा थ्रू आउट द लेक्चर्स जो है वो मेन फोकस होगा। ये थी हमारी टोटल डिस्कशन सब्जेक्ट के हवाले से कि सब्जेक्ट क्या है, हमने अपने लेक्चर्स में स्ट्रेटजी क्या रखनी है, किस किस तरह से हम आगे चल रहे होंगे। अब थोड़ी सी डिस्कशन जो है ना वो हम कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने जो है वो चैप्टर 1 को। कल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो बाकायदा स्टार्ट कर रहे होंगे अपने सिलेबस का। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ, बेसिस ऑफ लॉ देख लेते हैं, लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी बहुत। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, ग्रेड कौन सी है? ग्रेड नंबर 1 का पार्ट है और ग्रेड नंबर 1 में सिर्फ यही चैप्टर शामिल है।
टेस्टिंग लेवल कौन सा है जी? टेस्टिंग लेवल 1 है, मैक्सिमम 8 मार्क्स पर टॉपिक वो पूछ सकता है, ठीक है। टेस्टिंग लेवल 1 है, ग्रिड जो है वो हमारी ए है, 5 से 8 नंबर का पेपर आना है। किस तरह का पेपर आना है? 99% क्रैमिंग, 99% क्रैमिंग बेस्ड जो है ये पूरा चैप्टर है। लॉ, लॉ क्या होता है? आप लोग जब लॉ वर्ड सुनते हैं, सोचते हैं, आपके जहन में क्या आता है? बीइंग उर्दू स्पीकिंग या जो भी है, बीइंग पाकिस्तानी, हमारे जहन में आता है इसका जी उर्दू तर्जुमा है कानून। एक कानून होता है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यार कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, आप कहेंगे यार सियासतदान बनाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं। अगर आपको सियासत में, पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, इतना तो मेरा ख्याल आप लोगों को पता ही होगा कि कानून कौन बना रहा होता है। कानूनदान होते हैं आपके जो हैं, पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं, कौमी असम्बली में बैठे होते हैं। अभी अभी आपने रिसेंटली सुना हुआ होगा एक कानून पास हुआ है जो है वो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। वो किसने बनाया है? पॉलिटिशियंस ने, पार्लियामेंटेरियंस ने, हमारे इलेक्टेड जो लोग हैं उन्होंने कानून को बनाया है। वो एक कानून को पास करते हैं, मेजॉरिटी उनकी जो है वो उसको मंजूर कर लेती है, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। लेकिन ये डिस्कशन है हमारे सिलेबस में, लेकिन आज हम इसे तफसील से डिस्कस नहीं करेंगे। पार्लियामेंट किस तरह से लॉ बना रही होती है, किस तरह से पास हो रहा होता है, इसे साइड पर रखें, सिर्फ लॉ की तरफ आए। सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का एक सेट। अच्छा, रूल्स क्या होता है? आप कहेंगे सर लॉ का उर्दू तर्जमा भी कानून है, रूल्स का उर्दू तर्जमा भी कानून है, तो आप लॉ को सेट ऑफ रूल्स कह रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं सेट ऑफ लॉज। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, लॉज और जो रूल्स हैं, लॉ और रूल, इसमें क्या डिफरेंस है? आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके कॉलेज के भी कुछ रूल्स हैं, ऐसे ही है। क्या रूल है जी? आपने शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, डिफरेंट किस्म की ड्रेसिंग है जो प्रोहिबिटेड है। कुछ रूल्स हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, आप मोबाइल नहीं लेके आ सकते। ये रूल्स हैं, ये भी तो रूल्स हैं। ये लॉ क्यों नहीं है? इसका जवाब आपको इस लॉ की डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट देगा, डिजाइन्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट। जो रूल होता है ना, रूल वो कोई भी बना सकता है। आपके घर में रूल होगा यार, आपके फादर जो है वो कहते हैं आपने जैसे ही अंधेरा हो जाए उसके बाद आपने बाहर नहीं निकलना, ये एक रूल है आपके घर का, आपके फादर ने बनाया है, आप उसको वायलेट करते हैं, वो आपके फादर के साथ आपका मसला है। लेकिन लॉ और रूल में मेजर बेसिक डिफरेंस ये है, जो लॉ है वो डिजाइन एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट होता है। वो किसने बनाया है? आपकी स्टेट ने बनाया है, आपकी स्टेट ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान के लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने बनाया। लेकिन रूल जो है वो आपके कॉलेज भी बना सकता है, वो आपके जो है वो घर का रूल होता है, कोई क्लब है, क्लब का रूल होता है, हर जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज होती हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं। लेकिन लॉ जो है वो डिजाइन्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट होता है, होते वो भी एक रूल्स का सेट है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या शामिल हो जाती है? वो डिजाइन्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय स्टेट है। और ओबियसली इसका मकसद क्या है कि लोगों के कंडक्ट जो है, लोगों के एक्ट्स जो हैं, लोगों के काम जो हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। हम देखा जाए कि माशरे में जो हर शहरी है वो एक अच्छा शहरी बन के रह रहा है, कोई दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लोगों के आपस के लेन देन के मामले जो हैं उनमें किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, कोई भी बंदा जो है वो जुल्म नहीं कर रहा, कोई भी जो है वो किसी पे जुल्म नहीं किया जा रहा। इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए जो है वो लॉज बनाए जाते हैं, माशरे की भलाई के लिए, माशरे की लोगों की भलाई के लिए। तो डेफिनेशन में हमने 3 मेजर पार्ट्स देखे। क्या है जी लॉ की डेफिनेशन? ये रूल्स का एक सेट होता है। क्यों ये डिफरेंट क्यों है रूल से? क्योंकि डिजाइन एंड इन्फोर्स बाय स्टेट होता है। इसका मकसद क्या है जी? कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द पीपल। यही आपकी लॉ की डेफिनेशन है। ठीक हो गया? लॉ की डेफिनेशन जो है ना वो अगर आई क्या आप पूछने लग गया ना तो इसका मतलब होगा कि सीए का पेपर नहीं रहा, ये या तो बीकॉम का पेपर है, कोई और सब्जेक्ट का पेपर है। ये डेफिनेशन जो है वो पूछी नहीं जाती है।
ये तो बहुत आसान चीज़ हो जाएगी अगर डेफिनेशन आपको पेपर में पूछ लेगा, ला की डेफिनेशन बता दो यार 2 मार्क्स के लिए, तो इसको आपने समझना है, अपने जहन में रखना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, मेरा पर्सनल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है इस लेक्चर की लिंक की, तो आप काइंडली वहाँ पे मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई जो है वो दूंगा। एक और चीज़ ला के हवाले से है कि ला जो है वो स्टेगनेंट है, ला फ्लेक्सिबल है, लॉ चेंज किया जा सकता है। आपने सुना होगा यार 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी अगर आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हैं। तो लॉ में जो है वो चेंजिंग की जा सकती है, लॉ जो है वो फ्लेक्सिबल है। अब पहले जो है वो इस्लामिक कानून होते थे, जो चोरी करता है उसका दायां बायां हाथ जो है वो काट दिया जाता है, इस तरह से कानून होते थे। उसके बाद इनमें चेंजिंग्स आई हैं, तो ये चेंजिंग जो है ये होती रहती है। लॉ में चेंज हो सकता है, लॉ जो है वो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। ये एक जो है वो लाइन आप लोगों ने याद रखनी है। तो टोटल लॉ के बारे में इतनी बातें हैं जो हमारे सिलेबस में की गई हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस लॉ है। अब इसके बारे में क्या बात की गई है हमारे सिलेबस में? देखें, लॉ जो है, अभी जैसे मैंने आपको लॉ की डेफिनेशन समझाई, आप लोगों के जहन में गालिबन जो स्ट्रक्चर एक प्रोड्यूस हुआ लॉ के हवाले से कि भाई अगर किसी ने कत्ल कर दिया उसको फांसी दी जाएगी, ये एक लॉ है, ऐसा ही है, ठीक है ना। अगर किसी ने जो है वो चोरी की है उसको सज़ा दी जाएगी, अगर किसी ने डकैती की है उसको सज़ा दी जाएगी, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है उसको उसके जुर्म के मुताबिक जेल की सज़ा या जो भी पनिशमेंट्स हैं वो दी जाएंगी। आपके जहन में लॉ से यही आता है, कानून से यही आता है, जेल और इस तरह की चीज़ें। बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ है ये भी लॉ, लेकिन ये जो चीज़ें आप लोगों के जहन में आ रही हैं ना, इनसे थोड़ा सा हटके है। अच्छा जी, थोड़ा सा हटके है, किस तरह से है? एक प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो जाता है 2 भाइयों के बीच में या 2 लोगों के बीच में। मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, उन दोनों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी एक सोसाइटी में। अब उन लोगों के दरमियान डिस्प्यूट ये हुआ कि प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है मिस्टर ए कह रहा है मेरी है, मिस्टर बी कह रहा है मेरी है। उन दोनों को गलतफहमी हुई है या कुछ भी हुआ है या किसी भी तरह से, लेकिन उनके दरमियान में ये तनाज़ा है, वो नहीं क्लियर कर पा रहे ये जो प्रॉपर्टी ए है, प्रॉपर्टी नंबर जो भी है, ये मिस्टर ए की है या मिस्टर बी की है। अब इतनी सी बात पे क्या उनको फांसी दे दी जाए, क्या उनको जेल में डाल दिया जाए कि भाई तुम्हें यही नहीं पता ये प्रॉपर्टी किसकी है, चलो फांसी पे लटक जाओ? इस तरह नहीं हो सकता। लोगों के दरमियान जो इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो स्पेशली लॉ बनाया गया है जिसमें ये सजाएं वगैरह इस तरह से नहीं चल रही होती, इसको हम बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ कहते हैं। इसकी डिटेल्ड डिस्कशन हम सिविल लॉ में करेंगे। मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ जो है ना वो सिविल लॉ का एक पार्ट है। अब जो मैंने आपको चीज़ समझाई है ना, लोगों के आपस के डिस्प्यूट्स जो हैं ये चीज़ जो निपटा रहे होते हैं ये सिविल लॉ है। और दूसरी वो जो जराइम वाली फील्ड है, ये जो कत्लो गारत या इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो हैं ये क्रिमिनल लॉ में आ रही होती हैं। सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, इस पे हमारा डिटेल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन फिल वक्त आप ये समझ लें कि सिविल लॉ या बिजनेस लॉ जो है, सिविल लॉ जो है, इसका मकसद है ये नहीं है कि लोगों को सज़ाएं दी जाएं, लोगों को सज़ाओं से डराया जाए। लोगों के आपस के मामलात जो हैं, उनके तनाज़ात जो हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये मकसद है मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ या सिविल लॉ का। हम बेसिकली लॉयर नहीं बनने जा रहे। लॉ को पढ़ने के बाद हम सिर्फ इतने हो जाएं कि हमने कल को इंशाल्लाह बिजनेस करना है। आप बड़े बड़े मल्टी नेशनल कंपनीज में बैठे होंगे, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बड़ी बड़ी फर्म्स को जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। आप जो बिजनेस के मामलात हैं लॉ के हवाले से, जितना लॉ इन्वॉल्व है बिजनेस के मामलात में, कम से कम वो आप लोगों को पता हो, ताकि कोई भी लॉयर उठ के कल को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चूना ना लगा जाए इन मामलों को।
ठीक है, तो मर्केंटाइल लॉ क्या है जी? पार्ट ऑफ सिविल लॉ डील्स विद राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्संस डीलिंग विद ईच अदर। तो मैंने अभी बात की है, बिल्कुल वही बात है। सिविल लॉ का एक ऐसा हिस्सा है जो लोगों के आपस में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को जो है वो उससे डील करता है। देखिए सिविल लॉ क्या होता है, आपको समझ नहीं आ रही, परेशान नहीं होना। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पे कंप्लीट डिस्कशन है हमारी। अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तकरीबन अब 20 मिनट से आधा घंटे की हमारी जो है वो डिस्कशन होगी सिर्फ क्रिमिनल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ क्या होता है इस पर, क्योंकि 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाया करता है पेपर में। तो मर्केंटाइल लॉ ये भी सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है, इसकी भी डेफिनेशन पूछे जाने के भी चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी लॉ की डेफिनेशन पूछे जाने के चांसेस है थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इसको भी डेफिनेशन की हद तक रखना है, याद करना है। किसी भी किस्म की कोई केस स्टडी यहाँ से भी नहीं बन सकती। ये थी लॉ की डेफिनेशन, ये है मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन। मर्केंटाइल लॉ की एग्जांपल्स में आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। ये क्या होता है? पूरे चैप्टर्स हैं हमारे, 8 चैप्टर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 3 चैप्टर्स हमारे पार्टनरशिप पे हैं। ये हमें सब चीज़ें पता होंगी इंशाल्लाह कि ये क्या होता है। टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की। एक पैराग्राफ है छोटा सा आपकी ICAPSAT टैक्स में, वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टडी लॉ। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, अभी डिस्कस कर रहा था कि कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के मल्टीनेशनल जो है वो कंपनीज में बैठे हुए होंगे, आप फर्म्स को जो है वो हेड कर रहे होंगे, आप लोग लीडर्स होंगे, आप लोग मैनेजर्स होंगे, तब बिजनेस रिलेटेड मामलात जो है उनमें लॉ इन्वॉल्व हो रहा होगा। कम से कम उन मामलात को हम सेल्फ बेसिस पे डील कर सकें, हम बिल्कुल जो है वो लॉ से वाकिफ़ हों, इतना लॉ से वाकिफ़ हों जितना हमें होना चाहिए। अदरवाइज़ इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों को लॉयर बनाया जाए, आप लोग जाके कोर्ट में जो है वो केसेस लड़ रहे हैं। तो ये भी याद करने की वाला चीज़ नहीं है वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टडी लॉ, ना ही इधर से कोई क्वेश्चन आ सकता है इस पैराग्राफ में से। बस ये पढ़ लें और इतना सा आप समझ लें कि चार्टर आपको लॉ पढ़ाने का, बिजनेस लॉ पढ़ाने का मकसद क्या है। अब छोटा सा आखिरी हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ के सोर्सेज क्या हैं, लॉ कैसे बनता है, लॉ कहाँ से बनता है, लॉ कहाँ से आता है। ठीक है, मतलब जो पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया लोग लॉ बना रहे होते हैं, वो ऐसे ही बैठे हुए लॉ बना देते हैं क्या? कैसे उन्हें पता चलता है कि अब ये वाला लॉ बनाने की ज़रूरत है? ठीक है, ये चीज़ें आती हैं सोर्सेज ऑफ लॉ में कि लॉ आता कहाँ से है, बेसिकली लॉ आता कहाँ से है। लेकिन सोर्सेज ऑफ लॉ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को लॉ की थोड़ी सी बेसिस बताना चाहूँगा, हमारे लीगल सिस्टम की थोड़ी सी बेसिस बताना चाहूँगा। 1947 से पीछे चले जाए, हम पे किसकी हुक्मरानी थी? बर्रे सगीर पे किन की हुक्मरानी थी? अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश की, बरतानिया की। तो ऑब्वियसली उन हमारे अंदर उनकी कुछ चीज़ें आनी थी, हमारी सकाफत में, हमारे कवानीन में उनकी जो चीज़ें आई, हमने लॉ का कुछ हिस्सा वहाँ से लिया। हमारी बेसिस ऑफ लॉ में कुछ चीज़ें आई अंग्रेज़ों वाली, अंग्रेज़ों के कानून थे, हम उनसे मुतासिर हुए कि यार ये अंग्रेज़ों का अच्छा कानून है, ये अंग्रेज़ों का अच्छा कानून है, ये हमारे कानून में होना चाहिए। कुछ कानून हमने वहाँ से लिए। दूसरी चीज़, बल्कि पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि बीइंग मुस्लिम, हम सबसे पहले क्या हैं? मुसलमान हैं। ठीक हो गया। अब बीइंग मुस्लिम हमारे इस्लामिक कवानीन हैं जिनकी हमें कम्प्लीटली जो है जिनको हमने फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारी हमारी लॉ में जो चीज़ें हैं वो हमारे जो है वो इस्लामिक कवानीन जो थे वो एज इट इज़ उठा के हमारे लॉ में डाले गए। दो चीज़ें होंगी, एक अंग्रेज़ों से आया हमारा कानून, दूसरा कहाँ से आया? इस्लामिक लॉ से। तीसरा हमने थोड़ा बहुत खुद बना लिया, हमने कहा यार हम भी तो इतने जो है वो फालिग नहीं है, कुछ तो हमें भी पता है लॉ के बारे में, कानून दान तो हमारे पास भी हैं, उलमा तो हमारे पास भी हैं, तो कुछ कानून हम अपना बनाते हैं। तो हमारी बेसिस जो है लॉ की बुनियादें 3 चीज़ों पर ठहरी हुई हैं। एक इंग्लिश कॉमन लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 और तीसरा इस्लामिक शरिया लॉ। ठीक हो गया, एक हमारे इस्लामिक लॉ से, एक हमारा इंग्लिश कॉमन लॉ अंग्रेज़ों के कानून से, और तीसरी हमने खुद जो कानून बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा कानून की बुनियादें शुरू हुई। हमने कानून की बुनियाद जो है वो इन चीज़ों पे रखी, 3 चीज़ों पे।
तो जब आपसे बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम पूछा जाएगा, चाहे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और ये छोटा क्वेश्चन भी बना सकता है, तो ये तीनों आपने याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए हमारी कितनी बेसिस हैं, कौन कौन सी बेसिस हैं, ये तीनों बेसिस आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आते हैं बाकायदा सोर्सेज ऑफ लॉ की तरफ। हमारा लॉ कहाँ से अखज़ होता है, कैसे बनता है? सबसे पहली चीज़ है लेजिस्लेशन, जिसको आप उर्दू में कानून साजी का नाम देते हैं। कानून साजी करने के लिए हमारे पास कानून साज इदारे हैं, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट। सबसे बेसिक चीज़ जब आपके जहन में लेजिस्लेशन का वर्ड है, सबसे पहले आपके सामने जो है आपके जहन में पार्लियामेंट आनी चाहिए। पार्लियामेंट में हमारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, जिनको हमने अपने वोट्स दे के नॉमिनेट किया, यहाँ तक पहुँचाया कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप कवानीन बनाएं। जो कवानीन बनाएंगे वो काबिल कबूल होंगे। वो लोग पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाते हैं। तो पहला जहाँ से हमारा कानून आता है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, इस पर हमारी डिटेल्ड डिस्कशन है। डिटेल डिस्कशन है, तो आपने इस चीज़ की टेंशन ही लेनी। पार्लियामेंट क्या होता है, कैसे कानून बनाता है, कंप्लीट इस पे हमारी डिस्कशन होगी। लेकिन लेजिस्लेशन जो है हमारा कानून साजी, सबसे मेन बेसिक जो है वो हमारी पार्लियामेंट है, कानून साज असम्बली है। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, कौन कौन से इदारे आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, वो किस तरह से कानून बनाते हैं, क्या इसका सीन है सारा, ये सारा पार्लियामेंट में हमने पढ़ना है। फिल वक्त आप लोगों को ये पता होना चाहिए कानून साजी के लिए सबसे बेसिक इदारा जो है वो पार्लियामेंट है। उसके बाद हमारे सदर को भी ये पावर हासिल है कि वो कानून बना सकता है। कोई भी वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस कब बनाया जाता है, ये सारी डिटेल्ड डिस्कशन भी हमने करनी है। तीसरी चीज़ जहाँ से लॉ आता है, एक तो पार्लियामेंट हो गया, हमारे इलेक्टेड नॉमिनेटेड जो हैं वो लोग हैं। दूसरा ऑर्डिनेंस हो गया, वो भी सदर है, वो भी हमने एक किस्म से नॉमिनेट किया हुआ है। सदर को नॉमिनेट वैसे हम नॉमिनेट डायरेक्टली नहीं कर रहे होते, लेकिन इस पर डिस्कशन करेंगे हम। प्रेसिडेंट पे भी, प्राइम मिनिस्टर पे भी कौन नॉमिनेट करता है, किस तरह से नॉमिनेट होते हैं। तीसरा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। 4-5 नंबर का पिछले टाइम में मेरे ख्याल से आ गया है, तो ये आता रहता है। इस पे भी हमारी डिटेल डिस्कशन है। लेकिन फिल वक्त डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पता क्या होती है, अब पार्लियामेंट है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, उनको हमने इलेक्ट किया है, वो कानून बना रहे हैं। लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो छोटे मोटे कवानीन पे भी जो है वो बातचीत करें। तो अब पावर जो है ना लॉ बनाने की उनके पास है, वो डेलीगेट कर देते हैं आगे किसी और लोगों को, कुछ और इदारों को। इस तरह के इदारों को ये भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिर आप ये समझ लें वो कुछ और लोगों को डेलीगेट कर देते हैं कि ले भी आप जो है वो कानून बना लें, ठीक है। तो जब इस तरह के लोगों को डेलीगेट कर देते हैं, इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का नाम देते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ, सबसे पहले हमने पढ़ा बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम। बुनियादें क्या है हमारी बेसिस लीगल सिस्टम की? 3 बुनियादें हैं जी। पहले इंग्लिश कॉमन लॉ है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसके बाद इस्लामिक शरिया लॉ। जो सोर्सेज ऑफ लॉ है, जहाँ से हमारा लॉ अखज़ होता है, हमारा लॉ किस तरह से बनता है, सबसे पहला जो सोर्स ऑफ लॉ है वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के थ्रू हमारा लॉ बन रहा होता है, पार्लियामेंट बना रही होती है, ऑर्डिनेंस जा रहा होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रही होती है, लॉ मेकिंग पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है आगे लोगों को। इन 3 सोर्सेज से लेजिस्लेशन के अंडर हमारा लॉ बन रहा होता है। पहला सोर्स है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में 3 चीज़ें आ रही होती हैं, पार्लियामेंट लॉ बना रही है, लेजिस्लेशन होती है कानून साजी। तो 3 इदारे कानून साजी कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट कर रही होती है, ऑर्डिनेंस के थ्रू सदर कर रहा होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू और लोग भी कर रहे होते हैं। दूसरा है प्रेसिडेंट्स। ये मजे की चीज़ है, ये सुनने वाली चीज़ है। प्रेसिडेंट पता क्या होता है? आप जानते हैं आपके जो पाकिस्तान है इसकी सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया। अब लॉ किसने बनाया? लॉ इंसानों ने बनाया ना, जाहिर बात है। तो लॉ में कुछ चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं जो ना हों, कुछ अजीब सा ही केस आ जाता है जो जिसके बारे में लॉ खामोश है, लॉ ने बात नहीं की। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना,
वो लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, वुकला के दलाइल को ध्यान में रखते हुए उस केस का फैसला सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस केस का फैसला सुना देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम इस तरह का केस अब लॉ में तो नहीं ना था, ये जो लॉ हमारा इस्लामिक शरिया लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 फर्ज करें, इसमें ये नहीं था केस जो आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अब नेक्स्ट टाइम किसी भी इंफीरियर कोर्ट में, हाई कोर्ट होगी, कोई भी ज़िले की कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, किसी भी कोर्ट में उस तरह का केस आएगा ना, तो वो क्या करेगा, देखेगा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे क्या फैसला सुनाया था। अब उस फैसले की बेसिस पे ही नेक्स्ट वो फैसला सुनाएगा। अब उसके लिए लाजमी है। अब देखें, अब वो जो छोटी कोर्ट थी, जो बड़े कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी कोर्ट का फैसला फॉलो कर रही है, अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो उस छोटी कोर्ट के लिए क्या बन गया, कानून बन गया। ऐसा ही है। और हम बात क्या कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से हैं, कानून कहाँ से आता है, कहाँ से अखज़ किया जाता है, तो ये भी एक किस्म का सोर्स हो गया लॉ का, वो जो बड़ी अदालत का फैसला था। और इस तरह के बड़ी अदालत के फैसले को हम कहते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या है, डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स बाइंडिंग टू इंफीरियर कोर्ट्स। बड़ी अदालत का फैसला उससे छोटी जो अदालत है उस पर फर्ज हो गया। अब आपके जहन में आएगा, सर अगर छोटी अदालत ने फैसला किया, अब वो केस गया ही डायरेक्ट छोटी अदालत के पास है, फैसला छोटी अदालत ने किया है, अब नेक्स्ट टाइम बड़ी अदालत के पास जाता है वो केस, तो क्या बड़ी अदालत के लिए भी लाजमी होगा कि वो उन्हीं बेसिस को लेके फैसला करे? बिल्कुल नहीं। बड़ी अदालत की मर्जी, चाहे वो उन्हीं बेसिस पे फैसला करे, चाहे वो नया फैसला सुना दे। बड़ी अदालत का फैसला ना, जैसे हाई कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होगा हाई कोर्ट पे, बड़ी अदालत का फैसला छोटी अदालत पे बाइंडिंग होगा, लेकिन छोटी अदालत का फैसला बड़ी अदालत पे बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, ये बात को आपने ज़हन में रखना है। तो जी, दो सोर्सेज ऑफ लॉ हमने डिस्कस कर लिए। पहला क्या था, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में क्या क्या आता है जी, पार्लियामेंट आता है, हमारी कानून साज असम्बलियाँ, हमारी कौमी असम्बली, हमारा सेनेट जो है वो कानून बना रहे होते हैं। दूसरा क्या आता है जी, ऑर्डिनेंस आता है, हमारा सदर जो है वो बना रहा होता है कानून। तीसरा क्या आता है जी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आता है, हमने जो है वो लॉ मेकिंग पावर हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने डेलीगेट कर दी होती है कुछ और लोगों को। दूसरा सोर्स क्या अलावा, प्रेसिडेंट है जी। प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट में एक हायर कोर्ट जो है वो एक डिसीजन लेती है, और वो डिसीजन जो है लोअर कोर्ट्स पे, इंफीरियर कोर्ट्स पे मानना लाजिम हो जाता है। उसी केस को जो है वो डिसीजन को बेसिस बना के उन्होंने नेक्स्ट केसेस के फैसले करने होते हैं। उन इंफीरियर कोर्ट्स के लिए वो जो डिसीजन है एक किस्म के लॉ की हैसियत इख्तियार कर जाता है, इसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। दो सोर्सेज पे हमने बात कर ली, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी दोनों सोर्सेज का, और बेसिस तो जो है वो सिंपल थी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझसे 100 बार पूछ सकते हैं, नो इशू। मेरे नंबर जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरी चीज़ है कस्टम्स, और चौथी चीज़ है एग्रीमेंट्स। अब कस्टम्स क्या होती हैं? कस्टम्स होती हैं हमारी रवायात। देखें, हम एक माशरे में रह रहे हैं, ठीक है। अब अंग्रेज़ों का माशरा देखें और हमारा माशरा देखें, आप यूरोपियन कल्चर देख लें और जो है वो एशियन कल्चर देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो हमारी कुछ रसूम हैं, हमारी कुछ रवायात हैं। कैसी रवायात? शराब को जो है वो ममनू समझा जाता है हमारे मज़हब में, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। तो इस तरह की रवायात, हमारे अकायद, हमारा मज़हब, हमारे जो कस्टम्स हैं, वो हमारे अंदर रच बस गई हैं एक किस्म का कानून बन के। इन चीज़ों से, हमारी रवायात से जो कानून लिया जाता है, हमारी रवायात से जो चीज़ें लेके कानून की शक्ल में उसको ढाला जाता है, यहाँ से भी हमारा कानून आ सकता है। कानून हमारा हमारी रवायात से, हमारे जो है वो रिचुअल से भी आ सकता है, हमारे अकायद से भी आ सकता है। कस्टम्स किस चीज़ को कहते हैं? बिलीव्स। अकायद हमारे वाइटल पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे माशरती सिस्टम का जो है वो एक लाजमी हिस्सा होते हैं। बीइंग मुस्लिम मैं बात करूं, इस्लाम हमारी ज़िंदगी का जो है वो बहुत ही अहम
लाजमी जुज़्व है। ठीक है, तो हम अपने जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी में इस्लाम को ना अपनाएं तो हमारा इस माशरे में रहने का फ़ायदा नहीं है। हमारी जो है वो रोज़मर्रा मामलात में इस्लाम की झलक नज़र आनी चाहिए। इन्हीं बेसिस को लेके, इन्हीं बेसिस पे जो है वो कवानीन ढाले जाते हैं। हमारे यहाँ पे जुआ जो है हमारे इस्लाम की वजह से हराम करार दिया गया। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ अच्छा खासा रेवेन्यू कमाते हैं इस जुए से, ये बैटिंग से, लेकिन हमारे जो है वो रवायात में ये चीज़ नहीं है। इसी तरह शराब से अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो कमाया जाता है, लेकिन हमारे माशरे में नहीं है। फ़िलहाल तो वैसे शराब भी है जो मेरा ख्याल है इतनी पाबंदी नहीं है, लेकिन जुए पे जो है वो पाबंदी है हमारे कस्टम्स के हवाले से। हम बात क्या कर रहे हैं, हमारे कानून कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हमने देखा लेजिस्लेशन से आते हैं, फिर हमने देखा प्रेसिडेंट्स के थ्रू आते हैं, तीसरा हमने देखा हमारी रवायात से भी कुछ चीज़ें जो है वो कवानीन में शामिल की जाती हैं। आखिरी चीज़ है एग्रीमेंट। हम आपस में एग्रीमेंट करते हैं। क्या जी एग्रीमेंट करते हैं? आप अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो रिटर्न में कि ये मैं फ्लैट आपको अपना फ्लैट 50 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। दोनों स्टाम्प कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं। अब आप पे लाजिम है कि अपना फ्लैट उससे 50 लाख रुपए लो। आपके दोस्त पे लाजिम है कि वो आपको 50 लाख रुपए दे। आप पे लाजिम है आप अपना फ्लैट उस दोस्त को दो। अब ये जो आपने एग्रीमेंट किया ये आप दोनों के लिए लॉ बन गया। ऐसे ही है, आप फॉलो नहीं करोगे, आपका दोस्त अदालत में आप पे केस कर सकता है। आपका दोस्त फॉलो नहीं करेगा, आप अदालत में उस पर केस कर सकते हो। जो कागज आपने स्टाम्प पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, दोनों लोगों ने साइन कर लिए, अब वो स्टाम्प का पेपर जो है, अब वो एग्रीमेंट जो है वो आप लोगों के लिए एक कानून की हैसियत इख्तियार कर चुका है। वो सिर्फ आप दोनों के लिए कानून है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, ऊपर हमने तीनों चीज़ें देखी ना, ये जो हमने लेजिस्लेशन देखी है, प्रेसिडेंट्स देखा है और कस्टम देखी है। इन तीनों में जो कानून बन रहे थे ना, वो पूरे एक सोसाइटी या पूरे कंट्री या पूरे मुआशरे के लिए हम कह लें एप्लीकेबल थे। कानून बन गया जी, एक बंदा कत्ल करेगा तो उसको फांसी दी जाएगी। पाकिस्तान में कानून बन गया, इम्प्लीमेंट हो गया। अब पूरे पाकिस्तान में कोई भी बंदा कत्ल करेगा तो उसे फांसी दी जाएगी। एग्रीमेंट्स इन तीनों से डिफरेंट सिर्फ इसी तरह से है कि जो एग्रीमेंट में कानून बनता है ना, एग्रीमेंट में कानून बनता है वो सिर्फ उन लोगों के लिए बाइंडिंग है। किन लोगों के लिए बाइंडिंग है? जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिन लोगों ने उसको साइन किया। सिर्फ उन लोगों के लिए ये जो है वो बाइंडिंग है। बस ये डिफरेंस है बाकी तीनों में और इस एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट के थ्रू भी लॉ बन रहा होता है, लेकिन वो लॉ किन लोगों पे बाइंडिंग होता है? जो लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं। दो लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं, आपने अपने दोस्त के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको बाइक बेचूंगा, आप लोगों ने साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपने रख दी कि भाई मैं 1 महीने बाद इसको बाइक बेचूंगा, 1 महीने तक मैं बाइक को चलाऊंगा नहीं, मैं इसको यूज़ नहीं करूंगा, मैं इसकी मेंटेनेंस करवाऊंगा, मैं इसकी सर्विस करवाऊंगा। अब वो जो सारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं कि मैं बाइक का ये काम करवाऊंगा, वो सिर्फ आप लोगों की बाइंडिंग है। वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनकी जितनी भी असूल ज़वाबित हैं, जितने भी कवायद हैं, जितनी भी शराइत हैं, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ पे, एग्रीमेंट जो पार्टीज़ कर रही हैं उन पार्टीज़ पे बाइंडिंग है। बाकी पब्लिक पे, मुआशरे पे, सोसाइटी पे, कंट्री पे वो चीज़ें बाइंडिंग नहीं होंगी। तो ये 4 सोर्सेज हैं जी लॉ के। पहला लेजिस्लेशन, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा कस्टम्स, चौथा एग्रीमेंट्स। बस काम खत्म, ठीक है। यहाँ से क्या आ सकता है? कोई केस स्टडी नहीं आ सकती, कोई केस स्टडी नहीं आ सकती। आपसे सिर्फ वो पूछेगा कि भाई कस्टम बता दो क्या होता है, भाई एग्रीमेंट बता दो क्या होता है, भाई लेजिस्लेशन बता दो क्या होती है, भाई प्रेसिडेंट बता दो क्या होता है, भाई सोर्सेज ऑफ लॉ बता दो क्या होता है, भाई बेसिस ऑफ लॉ बता दो क्या होता है। एमसीक्यूज पूछ लेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कस्टम। वो ये जो पॉइंट्स हैं अपने कस्टम्स के, इनमें से कोई एक पॉइंट डाल देगा कि बताओ भाई इनमें से कौन सा पॉइंट कस्टम का है, कौन सी एग्जांपल कस्टम की है। इस तरह कोई एक आधा एमसीक्यू बना लेगा, वरना यहाँ से कुछ भी पूछा नहीं जा सकता केस स्टडी के हवाले से। ठीक हो गया बच्चों। अब जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है, इंट्रोडक्शन जो हमने देखा है, इसमें से देख लेते हैं क्या कोई क्वेश्चन आए हुए हैं आई कैप स्टडी टेक्स्ट में। क्वेश्चन देख लें।
डिफाइन लॉ एंड मर्केंटाइल लॉ आया तो नहीं हुआ, लेकिन मे भी आ जाए तो आपको इन दोनों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। लॉ का तो नहीं आ सकता, मर्केंटाइल लॉ के भी बहुत रेयर चांसेस है कि वो डेफिनेशन पूछे, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इधर से कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता, कोई भी और क्वेश्चन नहीं बन सकता लॉ और मर्केंटाइल लॉ की डेफिनेशन के साथ। दूसरी चीज़ क्या है, आइडेंटिफाई द बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम। बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम से ज़हन में आता है ना, इंग्लिश कॉमन लॉ, हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इस्लामिक शरिया लॉ। तीन चीज़ें आनी चाहिए ज़हन में। बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम, हमारी बुनियाद क्या है लीगल सिस्टम की, ये तीन चीज़ें। एंड एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ये अपनी तरफ से क्वेश्चन ही डाला। स्प्रिंग 2016 में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1। समझ रहे हैं आप बात को, ये भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन। ये तो उसने 5 नंबर फ्री के दिए हैं। 3 बेसिस ऑफ लॉ बताएंगे आप। सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या है जी, आपकी लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, कस्टम है, एग्रीमेंट है, ये 4 के 2-2 पॉइंट्स बताएंगे। आपको 5 के 5 नंबर जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर से आपको कम से कम इतना पता चल गया कि हमारा मेथोडोलॉजी क्या होगी पढ़ाने की। सबसे पहले हम टॉपिक्स को है डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे आपके ICAPC टेस्ट में या क्वेश्चन बैंक में या फिर आपके पास पेपर में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, और फिर हम उसको जो है वो क्लास में अपने देख रहे होंगे। अब इसका मुझे नहीं लगता आपको सोल्यूशन शेयर करने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम, यार इसका मैं आपको क्या सोल्यूशन दूँ। आप पीछे स्लाइड पे जाएं, वहाँ पे जो है वो लीगल सिस्टम की आपकी बेसिस 3 लिखी हुई हैं, आपके जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ 4 के 4 लिखे हुए हैं, वो एज इट इज़ उठा के आपने लिख देने थे। क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर मिल जाने से स्प्रिंग 2016 में 5 नंबर के लिए पूछा गया था। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ करेगा ना, वैसे ही हमारा इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट हुआ करेगा चैप्टर के एंड पे। हर चैप्टर के एंड पे उसका टेस्ट हुआ करेगा। आपके साथ जो है वो मैं SC लर्निंग का हमारा टेस्ट सेशन जो है उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अगर तो आपने लेक्चर्स हमारे परचेज़ किए हैं देन आपको वो टेस्ट सेशन जो है वो फ्री दिया जाएगा। अगर आपने लेक्चर्स परचेज़ नहीं किए, आप डेमो लेक्चर्स के तौर पे सुन रहे हैं, आप टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन आपको जो है वो उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी, और उसकी जो फ़ी है वो भी रीज़नेबल फ़ी जो है वो मैंने रखी है। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फ़ी के हवाले से तो वो मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। कोई इश्यूज़ हैं वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, कम्प्लीटली हम इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। टेस्ट सेशन के हवाले से, टेस्ट सेशन में इनरोल होना चाहता है कोई, तो उसका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सेपरेटली दिया हुआ है। टेस्ट सेशन के लिए भी आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं SC लर्निंग के साथ। तो बेसिकली ये हमारा पैटर्न हुआ करेगा। हम पूरे जो है वो अपने टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे, देखा करेंगे हर टॉपिक में, इस टॉपिक में से ICAP क्या पूछ सकता है, इस टॉपिक में से ICAP क्या पूछ सकता है, और जैसे ही हमारा टॉपिक ख़त्म होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हमारा इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म होगा, SC लर्निंग के जो हैं वो 15 टेस्ट हैं, उन 15 टेस्ट के सीक्वेंस के हवाले से, सीक्वेंस के लिहाज से इंशाल्लाह जो है वो हम टेस्ट जो है वो दिया करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के साथ जो है वो मैं टेस्ट सेशन का भी शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में कि हमारा बिज़नेस लॉ जो है उसके 15 टेस्ट जो हैं उनमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल हैं, ताकि टाइमली हम जो है वो टेस्ट को कंडक्ट करवा सकें। ये हमारा जो है वो पहला लेक्चर था। कल से इंशाल्लाह प्रॉपरली हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।